नमस्कार दोस्तों, NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम, श्रेष्ठा परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लेकर आए हैं गणित विषय के ऐसे प्रश्न जो हमेशा इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिन कॉन्सेप्ट पर आधारित ये प्रश्न है, ये कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न इन परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे जाते रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं कि वे कंसेप्ट कौन से हैं। पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुजाकार खेत जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है का क्षेत्रफल 2450 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई मीटर में क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस प्रश्न को हल करने के लिए हम आपको दे रहे हैं 30 सेकेंड। तो आपका समय होता है अब से शुरू। अब यह उत्तर कैसा है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, यहां पर हमें दिया गया है एक चतुर्भुजाकार खेत, है ना, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई की दुगुनी है और उसका क्षेत्रफल जो है 2450 वर्ग मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब चतुर्भुजाकार खेत यानी खेत का जो आकार है वो आयत के आकार का है। हम जानते हैं कि आयत इस प्रकार से होती है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है ऐसा, ठीक है ना। अब इसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई की दुगुनी है। मान लिया हमने कि चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी जाएगी? दुगुनी, मतलब 2x। x में हम 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई। यदि 2x में हम x गुणा करते हैं तो आता है 2x वर्ग, ठीक है ना। और 2x वर्ग का मान हमें दिया हुआ है 2450 वर्ग मीटर, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहां पर हमें x का मान ज्ञात करना है तो अगली स्टेप हो जाएगी x वर्ग बराबर 2450 बटे 2, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो x वर्ग बराबर कितना हो गया? 1225, ठीक है। अब 1225 का हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल, है ना। क्या निकालेंगे हम? वर्गमूल निकालते हैं। अब वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि भी है और भाग विधि भी है ना। तो पिछले वीडियो में हमने सीखी थी भाग विधि, इस वीडियो में हम कर लेते हैं इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से। e का स्थान 5 है, इसमें 5 से भाग लगा देंगे, 5 दूनी 10 बचे 2, 22 हो गए, 5 चौके 20, 55 25। 5 का भाग लगाते हैं, 5 चौके 20, ठीक है, बचे 4, 45 हो गए, 5 नमे 45। 49 में 7 हो जाएगा, 7 बार 7 एकम 7। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 1225 के जो अभाज्य गुणनखंड है वे 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है ना। और वर्गमूल निकालेंगे तो इनके हम बनाते हैं जोड़े। समान अभाज्य गुणनखंडों के हम जोड़े बनाते हैं, जिनके जोड़े बन जाते हैं उनमें से एक एक गुणनखंड बाहर निकालते हैं और यह वर्ग कराते हैं। तो ये हो गया 35 मीटर, ठीक है। अब पूछिए लंबाई, लंबाई कितनी मानी हमने? 2x यानी दुगनी है, तो 35 में 2 का गुणा करते हैं कितना आता है? 70, है ना। तो यहां पर इस खेत की लंबाई कितनी जाएगी? 70 मीटर। तो इस प्रकार से विकल्प भी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है, कोष्टक में 2 ऋण 0.3 यानी 2 -
0.3 का घन क्या होगा। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम आपको दे रहे हैं 30 सेकंड, और 30 सेकंड में प्रश्न हल करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो अब आपका समय होता है शुरू। अब यह उत्तर कैसा आया, इसे हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न है 2-0.3 का घन क्या होगा, है ना। अब यहां पर 2-0.3 दिया हुआ है, कोई संख्या नहीं दी है। इसका अर्थ हुआ कि 2 में से हमें 0.3 घटाना है, यानी 2 को हम लिख सकते हैं 2.0, ठीक है ना। इसमें से हम घटाएंगे 0.3, ठीक है। 0 से 3 नहीं घटेगा, इसलिए उधार लेते हैं 10, 10 में से 3 घटाए तो हो जाएगा 7 दशमलव, यहां बचेगा 1 लिख दिया। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि 1.7 का हमें घन ज्ञात करना है, ठीक है। घन है, घातांक 3 है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आधार है यानी 1.7, इसको गुणा के रूप में आपको इस प्रकार से 3 बार लिखना है, ठीक है ना। कितने लिखना है, 3 बार। यानी अब 1.7 में हम 1.7 का गुणा करते हैं। तो जिस प्रकार से हम 17 में 17 गुणा करते हैं, है ना, वैसे गुणा करना है ना। पहले तो 7 में 7 गुणा करते हैं, 49 के 9 हासिल के 4, 7 एकम 7 और 4 11, ये 0 हमने लिख दिया। 1 का पहाड़ा बोलेगा 7 बार, 7 आया, 1 एकम 1। अब इनको हम जोड़ देते हैं, 9, 7 और 1 8। दशमलव बाद में 2 अंक हैं, 1 और 1 2। गुण्य और गुणक दोनों के स्थान लिखे जाते हैं, तो दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ के हमने लगा दिया दशमलव, यानी 2 और 8 के बीच में। अब इसमें 1.7 का फिर गुणा करना है, तो अभी हमने इन दोनों गुणा किया है। अब इनके गुणनफल में इसका गुणा भी करना है, यानी 2.89 में 1.7 का गुणा करना है। जैसे साधारण गुणा करते हैं वैसे करेंगे। 7 9 63 के 3 हासिल का 6, 7 8 56 और 6 62 के 2 हासिल का 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, ठीक है ना। तो इकाई 6 शून्य आ गया। 1 का गुणा करते हैं तो संख्या वही की वही आ जाती है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 3 9 2 11 का सिलाया 1, 8 और 1 9, 2 और 2 4। अब देखेंगे कि दशमलव आगे कितना अंक है। दशमलव के बाद में यानी दाहिनी ओर 1 2 और 3 अंक है, तो 1 2 और 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाया जो 4 और 9 के बीच में आ रहा है। तो उत्तर हमारा क्या आ गया, इन दोनों का गुणनफल आ गया है 4.913, इस प्रकार से ना। तो आप देख रहे हैं कि 4.913 विकल्प बी में स्थित है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां 44 सेंटीमीटर भुजा के एक कांच के घन से बनाई जा सकती है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। तो इनमें से सही विकल्प का चयन करना है, जिसके लिए हम आपको समय दे रहे हैं 30 सेकंड। तो अब होता है आपका समय शुरू। इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं वह हम समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां 44 सेंटीमीटर भुजा के एक कांच के घन से बनाई जा सकती है। हम जानते हैं कि घन कैसा होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
बराबर होती है। जैसे आप लूडो खेल खेलते हैं या सांप सीढ़ी खेल खेलते हैं, तो उसमें जो पासा यूज किया जाता है वह घन का एक प्रतिरूप है ना, वो घन के आकार का होता है। तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। अब उससे हमें क्या करना है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलियां बनानी है। ठीक है, यानी घन को हमने पिघला दिया है और पिघला करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली हमें गोली बनानी है। तो क्या करेंगे, हम किसे पिघला रहे हैं, घन, तो आयतन दोनों का बराबर होता है। तो घन का आयतन यानी गोलियों की संख्या निकालनी है ना, तो उसमें क्या करेंगे हम, घन का जो आयतन होता है ना, उसमें अब गोलियां कैसे होती हैं, गोल होती हैं, है ना, गोले का प्रतिरूप जैसे गेंद, है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे गोले का आयतन, है ना, यानी घन के आयतन में हम गोले के आयतन का भाग लगा देंगे तो हमें ज्ञात हो जाता है, क्या ज्ञात हो जाता है, गोलियों की संख्या। क्या ज्ञात होगा, गोलियों की संख्या, जो कि हमसे पूछी गई है। अब देखिए घन का आयतन सूत्र क्या होता है, भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा की घातांक 3। भुजा दी हुई है 44, हम डायरेक्ट प्रश्न हल करेंगे ताकि समझ में आ जाए। ये 44 भुजा गुणित भुजा यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर। ठीक है, चलिए अब गोले का आयतन, अब गोले का आयतन निकालने सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन निकालने का सूत्र होता है। या 4/3 यानी 4 यहाँ लिखा और बटे 11 सी इसको हम यहाँ पर लिख देते ऊपर, ठीक है ना। अब पाई, पाई का मान होता है 22/7, तो 22 हमने यहाँ लिखा और 7 हमने यहाँ लिख दिया। आर, आर का मतलब होता है त्रिज्या, और त्रिज्या में दी है 2 सेंटीमीटर और इसकी घातांक कितनी है, 3 है, यानी 2 को हमें लिखना है 3 बार। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो देखिए 4 से हम जो इसको काटते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 से काटा 22 को, 11 दूनी 22, 2 से काटा 44 को, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22, फिर 2 से काटा इसको, 11 बार कटा, फिर 2 से काटा इसको तो 22 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 11 बार कटेगा। आप देख लीजिए अब संख्या क्या बची हमारे पास में, देखिए 11 गुणित 11 गुणित 7 या 21, है ना। हम जानते हैं कि 11 में 11 गुणा करते हैं तो 121 आता है। अब 121 में हम 21 का गुणा कर देंगे, है ना, इस प्रकार से हम प्रश्न को करते जाएंगे। 21 बार आता है तो ठीक है, और नहीं तो 2 और 1 के पहाड़े से काम चला सकते हैं। तो 21 से कम 21 बचे कितना, 2, 21 दूनी 42 और 2 44 के 4 हासिल के 4, 21 में 21 और 4 हो जाएगा 25। ठीक है, यानी 2541 गोलियां बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण का मान 150 डिग्री हो। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चयन करने के लिए आपको समय दिया जाता है 30 सेकेंड। तो चलिए अब शुरू होता है आपका समय। अब इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं वो भी हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए यहां पर दिया है एक समबहुभुज, इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसी आकृति जिसमें अधिक भुजाएं होती हैं, बहु बने बहुत सारी भुजाएं होती है, सम माने समान, इन्हें सारी भुजाएं उसकी होती है समान, है ना। इसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो सकती है। अब उनकी संख्या में ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर दिया है अंतःकोण का मान। देखिए बाह्य कोण का मान जब दिया जाता है ना तो प्रश्न आसान हो जाता है। ये थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया गया है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। आकृति कोई से ले लीजिए, हम लेते हैं सबसे जो छोटी आकृति है ना बहुभुज की, वो लेते हैं त्रिभुज। हम जानते हैं कि इस आकृति के अंदर का जो कोण होता है ये कहलाता है अंतःकोण। ठीक है, अंतःकोण। और यदि इस भुजा को हम थोड़ा आगे
बढ़ा दें, है ना, तो यहाँ जो एक कोण बन रहा है इसे हम कहते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं इसे? बाह्य कोण, यानी एक्सटीरियर एंगल, है ना, और अंतर कोण बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ये हमें दिया है 150, ठीक है। लेकिन जब हम समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं कि 360 में जो बाह्य कोण होता है जिसे हम बहिष्कोण भी कहते हैं, है ना, बाह्य कोण बोले या बहिष्कोण बोले, तो यहाँ बहिष्कोण का जो मान दिया जाता है वो लिख देते हैं, तो हमें ज्ञात हो जाती है भुजाओं की संख्या, ठीक है। लेकिन हमारे पास में बाह्य कोण नहीं, इसी स्थिति में क्या करेंगे, देखिए हाँ ध्यान से देखेंगे, ये जो आकृति बन रही है एक बन रही है रेखीय युग्म, और हम जानते हैं कि रेखीय युग्म हमेशा 180 डिग्री का होता है, यानी ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों जब जोड़ेंगे तो उनका योग होगा 180 डिग्री। इसमें अंतर कोण आपको दिया गया है कितना, 150। दूसरा कोण ज्ञात करना है तो 180 में से जो अंतर कोण दिया गया है उसको आप कर देंगे माइनस, और ये आता है 30 डिग्री। अब यहां पर हमें ज्ञात करनी है समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। क्या ज्ञात करनी है? समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो 360 में अब हमारे पास में आ गया भाई, भाई कोण कितना आ गया है, 30 डिग्री। तो 30 का हमने भाग लगा दिया, है ना, ये डिग्री है, शून्य से शून्य, 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से हमारे पास में आ गई भुजाओं की संख्या 12, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अनिल ने एक पुरानी साइकिल 2500 रुपए में खरीदी। उसने उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए और 3450 रुपए में बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत, यानी प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है, और इसके लिए आपको समय दिया जाता है 30 सेकंड। तो चलिए अब आपका समय होता है शुरू। अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे ज्ञात किया, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अब देखिए अनिल ने एक पुरानी साइकिल 2500 रुपए में खरीदी। खरीदी मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, 2500 रुपया। अब उसने उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए और 3450 रुपए में बेच दी। बेच दी मतलब विक्रय मूल्य इतना हो गया, ठीक है। तो भैया ये मरम्मत का जो पैसा है इसे क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी वस्तु की मरम्मत करना है या उससे संबंधित अन्य खर्चे, किराया, भाड़ा जो भी लगता है, यानी बेचने की स्थिति तक जितना भी बीच में खर्च किया जाता है खरीदने के बाद, वह सारी कीमत क्रय मूल्य में जोड़ी जाती है, जिसे हम कहते हैं लागत मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा, 2500 में इसकी जो मरम्मत का पैसा है ना, वो इसमें जुड़ जाएगा। इसमें रंग रोगन हो सकता है ना, ठीक है, उसका किराया भाड़ा हो सकता है, हमाली हो सकती है, जो भी लगता है, यानी बेचने तक का जो खर्चा होता है वो उसकी होती कास्ट प्राइस, ठीक है ना। ये हो गया 3000। अब सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस है भैया 3450 रुपया। हम देख रहे हैं कि यहां पर क्रय मूल्य है 3000 रुपया, विक्रय मूल्य है 3450 रुपया। जब विक्रय मूल्य अधिक होता है ना, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो क्या होता है, हमेशा लाभ होता है। क्या होगा, लाभ होगा। अब लाभ कितना हुआ, तो विक्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, है ना। ये निकल के आ जाता है 450 रुपया लाभ। लेकिन हमें पूछा गया है प्रतिशत लाभ, यानी 100 पर कितना लाभ हुआ। तो देखिए लाभ हुआ 450 रुपया, कितने हुआ, ध्यान रखिएगा
लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। किस पर होती है? क्रय मूल्य पर, यानी लागत मूल्य पर। यहाँ ले देंगे बटे में हम 3000। अब पूछा हमें प्रतिशत में, तो क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे। ठीक, बस अब लास्ट की शून्य है, 3 शून्य को शून्य से कैंसिल कर दिया हमने और 3 से 45 को डिवाइड कर दिया। कितना आया? 15%। ठीक है, तो विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो तैयारी कीजिए और इस परीक्षा में सफलता अर्जित कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।